सब्सक्राइब कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर ऑल आज हम एग्जाम। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक पर, जो है विकास के सिद्धांत। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि विकास के सिद्धांत जो हैं उनका ये बाल मनोविज्ञान में क्या रोल है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये, और एक बालक के जीवन में इनका क्या महत्व है, किस प्रकार इन सिद्धांतों के अनुसार बालक बढ़ता है और किस प्रकार ये अपनी भूमिका एक बालक के जो शिशु है उससे लेकर गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था तक ये सिद्धांत काम करते हैं। ये हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में और अधिक आप जानना चाहते हैं, सारे टॉपिकों को एक साथ जानना चाहते हैं, दोस्तों ये मेरी किताब है, आप इसको पढ़ें और निश्चित तौर पर आपके सारे टॉपिक जितने भी हैं इस बुक में कवर होंगे। इस टॉपिक जो बुक है इसको मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है यूपी टेट सी टेट जो परीक्षा है उससे संबंधित, और जो सुपर टेट परीक्षा है उससे रिलेटेड ये सारे शंकाओं के समाधान जो बाल मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है या फिर शिक्षा शास्त्र है, वो सब जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो दोस्तों बिना कोई देर किए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत दोस्तों, विकास के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण रोल है बालक के जीवन में। और जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बालक प्रवेश करता है, जैसे गर्भावस्था से शिशु अवस्था, शिशु से आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, तो उसकी अवस्थाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो वो अचानक परिवर्तन नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक मेजर फैक्ट होता है, कोई ना कोई कारण होता है, और यही सब कारण जो है विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक अपना। विकास के सिद्धांतों की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ गैरिसन महोदय का कथन है। गैरिसन महोदय कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखते हैं। और दोस्तों अध्ययनों में भी ये सिद्ध हो चुका है, ये परिवर्तन किसी न किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित होते हैं, आकस्मिक ये परिवर्तन नहीं होते। इन सिद्धांतों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और यही कारण जो है क्या कहलाता है, विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। कि जो कारण उसके पीछे है, क्या कारण रहा है, ये सब जो है विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हम अपने प्रथम सिद्धांत की बात करते हैं। यह है निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ये सिद्धांत बताता है कि जो मानव विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एक आजीवन चलती है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार ये चलता रहता है। और ये सिद्धांत बताता है कि जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसके अंदर जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होती है। तीव्र गति से होने के पश्चात ये जो प्रक्रिया है उस 3 वर्ष के पश्चात कुछ मंद हो जाती है, मतलब पहले तेज होगी उसके बाद थोड़ा धीमे हो जाएगी। और इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया जो है अविराम गति से निरंतर और चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। ध्यान रखिए, सिद्धांत बताता है कि प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, बस इसमें अंतर यह है कि कभी तेज होती है कभी धीमी होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस चलती रहती है। एक इसका जो प्रोसेस है वो धीमे धीमे चलता रहता है। जैसे उदाहरण दिया है कि जब माँ के गर्भ में भ्रूण आता है तभी से प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है, और ये कब तक चलती है, जब तक बालक का जन्म ना हो जाए। जन्म के बाद बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद उसकी मृत्यु, मतलब मृत्यु पर्यंत तक ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। स्किनर महोदय की अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो स्किनर महोदय यहाँ पर कहते हैं कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक या अचानक नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये धीमे धीमे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि विकास होता रहता है और ये परिवर्तन धीमे धीमे आगे की तरफ होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हम आगे अपने अगले सिद्धांत की। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की, जो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डगलस एवं हॉलैंड का कथन है। ये कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। मतलब हर व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति होता है कोई भी, उसके अगर हम विकास की गति की बात करें तो हर व्यक्ति का विकास अलग अलग प्रक्रिया के दौरान होता है। मतलब जरूरी नहीं कि एक दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का विकास एक सा हो, किसी का धीमा होगा किसी का तेज होगा, तो ये जो है अलग अलग होता है। मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति मैन टू मैन वेरी करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये तो हमें दोनों का अलग होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, ऐसा माना जा सकता है कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबे होते हैं
साधारणतः ये समझा जाता है कि बड़े होने पर वो लंबे ही रहेंगे, और जो व्यक्ति छोटे होते हैं साधारणतः वे छोटे रहते हैं। मानने की बात है, ऐसा माना जाता है कि मतलब ये हो सकता है। यद्यपि विकास बराबर रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती। विकास सबका होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबकी जो मतलब सारी अवस्थाएं जो होती हैं उसमें सबकी गति एक प्रकार नहीं होती। किसी की मतलब अगर मान के चले शैशवावस्था और बाल्यावस्था को माने तो हो सकता है किसी बच्चे की शैशवावस्था में ग्रोथ ज़्यादा हो, किसी की बाल्यावस्था में ज़्यादा हो, शैशव में कम हो। तो अवस्थाओं में ये चीज़ें वेरी कर सकती है, इसको चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बताते हैं कि लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। मतलब मस्तिष्क जो है 6 वर्ष की अवस्था में मतलब बढ़ जाता है, मगर सामान्य रूप से जो बुद्धि है उसका जो पूर्ण विकास है वो 15 वर्ष की अवस्था में हो पाता है। 15 वर्ष में पूर्ण रूप से बुद्धि विकसित हो पाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का आयोजन किया जाता है। ये सिद्धांत जो है बताता है कि जो है मनुष्य की जो बुद्धि है वो 15 वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित होती है, और पाठ्यक्रम का जो आयोजन है इस यहाँ पर किया जाता है। इस विषय वस्तु मतलब जो विषय वस्तु है वो निर्धारित यहाँ पर कर ली जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। आगे बात करते हैं हम अपने तीसरे सिद्धांत की, जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जो शिशु के शरीर का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि जब शिशु का विकास होता है वो एक निश्चित दिशा के अंतर्गत होता है। यह विकास सदैव सर से पैर की तरफ होता है। ध्यान रखिए, सिर से पैर की तरफ ये विकास होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, उसके पश्चात धड़ का विकास होता है और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। ये एक निश्चित क्रम मतलब देता है कि निश्चित दिशा का जो कह सकते हैं डायरेक्शन जो है इसमें निश्चित रहती है किस प्रकार बच्चे का विकास हो रहा है। पहले सर का विकास होता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद धड़ का विकास होता है और उसके बाद उसके हाथ पैरों का विकास होता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो शिशुओं में शिक्षण में लिखने की अपेक्षा उसको याद करने पर बल अधिक दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, अगर आप देखा होगा आपने कि जब बच्चा केजी वगैरह या नर्सरी वगैरह में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले किस चीज़ पर बल दिया जाता है, उसको याद करने पर बल दिया जाता है। उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसको याद कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, उसकी याद करने की जो शक्ति है वो तीव्र होती है, इसीलिए उसको चीज़ें हम याद कराते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो राइमिंग वर्ड्स हैं, पोएम्स हैं, वो इजीली लर्न हो जाती है। वो लिखना नहीं सीखता है, मतलब 2.5 या 3 साल का बच्चा जब होता है वो चीज़ों को बहुत इजीली याद कर लेता है, उसको चीज़ें रट जाती हैं। क्यों? इसके पीछे फैक्ट यही है कि सबसे पहले उसके सर का विकास हुआ है, इसलिए वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी याद कर लेता है। उसके बाद हम उसको लिखना सिखाते हैं। ठीक, तो जैसे जो विकास का एक अपना क्रम है, जैसे कि अगर बात करें सिर से पाँव की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर और स्वरूप के बाद की क्रिया, तो जो स्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट हो गया उसके बाद की जो क्रिया हैं वो बाद में सीखता है। तो एक निश्चित जो है दिशा का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यही बताता है कि एक निश्चित क्रम में चीज़ें बढ़ती हैं। अगले अगर सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो अगला हमारा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। देखिए ये सिद्धांत दोस्तों बताता है, ये कहता है कि जो शिक्षक है उसे चाहिए कि वो जो विषय वस्तु को जो है क्रम अनुसार प्रस्तुत करे। मतलब अगर एक शिक्षक कुछ पढ़ाना चाहता है तो वो अपने छात्रों को कोई भी चीज़, अपनी जो विषय वस्तु है उसको एक फॉर्मेट में, मतलब एक क्रम अनुसार उसको मतलब बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करे। जैसे पहले सरल और फिर कठिन विषय वस्तु को बालकों के सामने रखे। ऐसा ना हो कि वो पहले कठिन चीज़ रखे और उसके बाद में सरल चीज़ रखे तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। इसलिए ये सिद्धांत बताता है कि बालक के सामने सदैव पहले सरल चीज़ों को रखना चाहिए, उसके पश्चात जो है जो कठिन विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु को उसके सामने रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का गामक या मोटर कह सकते हैं, गामक को हम मोटर इंग्लिश में बोलते हैं, और भाषा संबंधी जो विकास है एक निश्चित क्रम में होता है। जो भाषा का जो विकास है उसका एक अपना एक अलग सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में होता है। और इस पर काफ़ी जो मनोवैज्ञानिक है परीक्षण कर चुके हैं और ये वाली बात सिद्ध हो चुकी है, जैसे कि सार्ले हैं, गैशल हैं, पियाजे हैं, एमिस हैं। ये इनके सिद्धांत अलग अलग हैं, इन्होंने प्रतिपादित किए हैं और परीक्षण किए हैं, जिससे बात सिद्ध हो चुकी है कि जो है बालक का जो गामक या भाषा कौशल है, भाषा संबंधी विकास है, वो एक निश्चित क्रम में होता है। और बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। ये सिद्धांत यही बताता है कि विकास का जो क्रम है वो यही बताता है कि पहले बच्चे को क्या चाहिए, आप सरल चीज़ें बताएं, फिर उसके बाद उसको कठिन चीज़ें बताएं, ताकि बच्चा उसको आत्मसात आसानी से कर सके। अगर हम उदाहरण की बात करें तो
हम देखते हैं कि बालक जन्म के समय केवल क्या करना जानता है, केवल रोना जानता है, बच्चा केवल रोता है। और जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो क्या होता है, वो अपने गले से विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालने लगता है ना। आप उसको प्यार करते हैं तो वो समझ नहीं लगता है कौन अपना है कौन अपना नहीं है, तो विशेष प्रकार की आवाज़ें जब आप उसके पास जाते हैं तो वो निकालता है। और 6 माह के बाद आप देखते हैं जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो क्या होता है, उस मतलब उसके अंदर से जो है गले से एक ध्वनि निकलने लगती है, एक अजीब सी ध्वनि वो निकालता है। और 7 माह का होते होते बच्चा जो है अपने माता पिता के लिए माँ, पा, बा, दा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है बच्चा करने लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की। ये सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि पहले बालक संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाने की क्रिया करता है, इसके बाद उन भागों में एकीकरण करने का प्रयास करता है। दोस्तों हम देखते हैं इस सिद्धांत से एक अभिप्राय समझ लेते हैं। अभिप्राय क्या है, मतलब आप छोटे बच्चे को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब सबसे पहले छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी उंगलियों को, है ना, उंगलियों को, उसके बाद वे हाथों को, है ना, चलाना सीखता है। पहले उंगलियों को चलाना सीखता है, आप देखते हैं बच्चा उंगली चलाता है, उसके बाद वो हाथों को चलाता है, उसके बाद क्या करता है, वो जो है अपने हाथों पर एकीकरण करता है। मतलब फिर वो जान लेता है कि कब उसको उंगलियों को चलाना है कब नहीं चलाना है ना। यह सिद्धांत ये बात को बताता है कि जो विषय वस्तु को पहले विश्लेषण कर उसके बाद संश्लेषण की क्रिया द्वारा बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब पहले चीज़ को डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई बच्चे को आप चीज़ समझाना चाहते हैं तो अगर मान लो आपको ए फॉर एप्पल ही बच्चे को पढ़ाना है तो आप सीधा स्टार्टिंग से उसको ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाएंगे, आप उसको क्या करेंगे, पूरा स्पेलिंग अगर आपको पढ़ानी है तो आप APPLE अलग अलग उसको पहले अल्फ़ाबेट याद कराएंगे। अल्फ़ाबेट याद कराने के बाद उसको विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद जब बच्चा अल्फ़ाबेट जान लेगा फिर आप उसको संश्लेषण करेंगे, आप उसको एक साथ जोड़ेंगे, मतलब फिर उसको सिखाएंगे। जब बच्चा अल्फ़ाबेट जान लेगा तो आप क्या बताएंगे, ए फॉर एप्पल होता है, उसकी क्या स्पेलिंग है, APPLE, ये स्पेलिंग है, इससे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, एक एकीकरण कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षक को पहले क्या चाहिए, पहले पूर्ण से अंश की ओर और फिर अंश से पूर्ण की ओर इस सिद्धांत को इस सिद्धांत के अंतर्गत अपनाना चाहिए। मैं आपको दोबारा इस बात को बता दूं, जो एकीकरण का सिद्धांत है ये क्या बताता है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे छोटे चीज़ों पर विशेष तौर पर सफलता अर्जित करनी चाहिए। मतलब एक एक टॉपिक पर हमें पहले कमांड करनी चाहिए, या हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उसको क्लासिफिकेशन करके छोटा छोटा करके उसको पढ़ाएं, उसके बाद उसको इकट्ठा उसको पढ़ाएं ताकि बच्चा इजीली जो है उस चीज़ को समझ सके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अगले सिद्धांत की। है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बोलते हैं। यह सिद्धांत देखिए बताता है कि विकास की जो सभी दिशाएं हैं, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों, सामाजिक हों, संवेगात्मक हों, एक सब क्या होती हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं। जो सारी दिशाएं हैं, उदाहरण के लिए अगर हम देख लेते हैं कि जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ जो उसकी रुचियां होती हैं, उसके ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसके साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी भी विकास होता है। कहने का अभिप्राय दोस्तों ये है कि जब हमारी रुचियाँ जैसी होती हैं, हमारे शारीरिक विकास के अनुसार ही हमारी रुचियाँ अलग अलग विकसित होती चली जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और इन्हीं से जो है क्या होता है, हमारा जो है सारा विकास, जो गामक विकास है, वो भाषा संबंधी विकास है, वो सब इसी से रिलेटेड होता चला जाता है। जैसे गैरिसन महोदय का यहाँ कथन है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। देखिए, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंधों पर बल देते हैं। मतलब जो भी हमारे अंग हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, वो हमारे सामंजस्य पर बल देती है कि हमें किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना है, चाहे वो शारीरिक सामंजस्य हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट रहते हैं, और जैसे ही हमारे शरीर का विकास होता है, रुचियाँ हमारी बढ़ती चली जाती हैं, और इसी प्रकार हमारे जो है व्यवहार में भी परिवर्तन होता चला जाता है, और जो हमारे अन्य विकास हैं, चाहे वो गामक विकास हो या भाषा संबंधी विकास हो, वो धीमे धीमे परिवर्तित होते रहते हैं। अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत बताता है कि मानव जाति के शिशुओं का विकास समान प्रकार से होता है, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा,
चाहे वो अगर जानवरों की बात करें, समाज की बात करें या मनुष्य की समाज की बात करें, तो जानवरों का जो अपना समाज है, उनका जो बालक होगा या उनका जो जो शिशु होगा, जो पशु होगा, उसका जो एक विकास का जो प्रतिमान है वो सेम होगा। और हम मानव की बात करें तो जो मानव जाति के शिशु का जो विकास है वो समान प्रकार से होता है, क्योंकि विकास का एक ही प्रतिमान है। ध्यान रखिएगा, जो विकास का प्रतिमान है वो एक ही है। एक ही जाति के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषता देखने को मिलती हैं। ठीक दोस्तों, मतलब यहाँ उदाहरण है कि अगर एक गरीब व्यक्ति का बच्चा है तो वो क्या करता है, पहले घुटनों के बल चलना सीखता है ना, उसके बाद वो पैरों के बल चलता है। यही सेम पैटर्न अमीर, कोई कितना व्यक्ति अमीर है उसके बच्चे के साथ भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो बच्चा भी पहले घुटनों के बल से चलना सीखता है और उसके पश्चात जो है वो अपने पैरों पर चलता है। अर्थात चाहे बच्चा गरीब हो या अमीर हो, लेकिन उसके प्रतिमान कैसे रहते हैं, उसके प्रतिमान सेम होते हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत यही बताता है कि एक मानव जाति के जो शिशु होते हैं उनके विकास जो है समान प्रतिमानों पर आधारित होते हैं। दोस्तों तो आगे बात करते हैं अपने अगले सिद्धांत की, जो है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। ये हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत को शिक्षण में अपनाया जाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इस सिद्धांत का प्रयोग किस में होता है, एजुकेशन में जो है इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बालक को दी जाती है। ये सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले बालक को जो कोई भी अगर हम विषय पढ़ा रहे हैं तो उस विषय की जो सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य जो उसका ज्ञान है उस विषय का, उसको दिया जाता है। देखिए अगर हम कोई कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप भी जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बताते हैं, उसके सब्जेक्ट के बारे में जनरल उसको नॉलेज देते हैं कि सब्जेक्ट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे। उसके बाद हम उस सब्जेक्ट के सिद्धांत हैं या और उसकी विशेषताएं उसको बताते हैं। तो ये सिद्धांत भी यही बताता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है किसी भी विषय से पहले उस विषय से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य बातें हैं, उसे जो है बच्चों को देना चाहिए। तत्पश्चात मतलब उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, उससे संबंधित जो विशिष्ट बातें हैं उन विशिष्ट बातों को अपने छात्रों को समझाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो उदाहरण दोस्तों बताता है कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। आपने देखा है कि बच्चा जब छोटा होता है तो पूरे शरीर को हिलाता है, वो एक किसी विशेष अंग को नहीं हिलाता है, पूरे शरीर को हिलाता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथ को सामान्य रूप से चलाता है। तो ये छोटे बच्चे की हम बात बता रहे हैं कि उसके बाद वो एकीकरण करता है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब जितने भी सिद्धांत हैं विकास के क्रम में होते हैं और इन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं यूज़ बच्चा अपनी ज़िंदगी में करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एकीकरण का सिद्धांत है वो भी यहाँ पे लागू हो रहा है कि बच्चा पहले क्या करता है, अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, उसके पश्चात वो किसी एक विशेष अंग पर जो है विशेष रूप से जो है उसको चलाना सीखता है और इसी प्रकार वो इशारा करता है किसी चीज़ की तरफ। यहाँ पर हरलोक महोदय हैं, उनका कथन है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की जो प्रतिक्रियाएं हैं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। मतलब जो बालक है विभिन्न अवस्थाएं, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोर अवस्था हो, क्या होता है, प्रतिक्रियाएं पहले विशिष्ट बनने से पूर्व पहले वो सामान्य होती हैं, उसके पश्चात वो जाके विशिष्ट बनती हैं। आगे बात करते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की, जो है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों जो ये सिद्धांत है, ये बालक का जो विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। ये सिद्धांत बताता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं उसकी हेरिडिटी के और उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा उसको जीन्स अपने मतलब वंशानुक्रम के आधार पर उसको मिले हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ साथ जो उसका एटमॉस्फेयर है उसका उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के आधार पर वो बच्चा विकास करता है। जैसे कहते हैं कि माता पिता और अध्यापक वंशानुक्रमों को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन वे बालक को ऐसे वातावरण अवश्य प्रदान कर सकते हैं जिसमें बालक का सही दिशा में विकास हो सके। दोस्तों ये बात इस सिद्धांत में कही गई है, चाहे माता पिता हों या अध्यापक हों, ये क्या कर सकते हैं, ये जो है वंशानुक्रम में जो हमें चीज़ें मिली हैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर जरूर प्रदान कर सकते हैं कि बच्चा उसमें कुछ परिवर्तन कर सके और परिवर्तन के पश्चात वो वहाँ पर सफलता अर्जित कर सके जो भी वो करना चाहता है उस क्षेत्र में। उदाहरण के लिए बात करेंगे, परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर या उनका अनुकरण करके ही सीखता है। तो दोस्तों यही माता पिता की यहाँ पर रोल है कि अगर एक छोटा बच्चा है, अगर मान के चलें
कि अगर किसी बच्चे के जो है माँ बाप या उनके पूर्वज जो है अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बच्चा ऐसा बन जाए वंशानुक्रम के कारण। लेकिन अगर बच्चा अपने एटमॉस्फेयर में उन चीज़ों को नहीं देखता है, उस अच्छी चीज़ों को देखता है, तो निश्चित तौर पर वो उस उधर की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो अपना जो है एक अलग रास्ता चुनकर एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण को देखकर उसका अनुकरण करता है, उन चीज़ों को सीखता है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले सिद्धांत की। दोस्तों, जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, ये सिद्धांत बताता है कि बालक की जो मानसिक योग्यताएं की बुद्धि और विकास को की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की सही दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। दोस्तों, ये सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक अगर पढ़ने में शुरू से बहुत तेज़ है, अच्छा है, एक शार्प माइंड है, बालक है, तो उसको देखकर ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा या एक अच्छी जॉब पाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100% सच नहीं है, लेकिन हाँ, ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा ऐसा होगा। तो ये क्या है, उसकी मानसिक योग्यता और बुद्धि के विकास की गति को ध्यान में रखकर ऐसा होता है। ये सिद्धांत बताता है कि अगर बालक की जो मानसिक योग्यता है बहुत अच्छी है, बच्चे का बुद्धि का योग्यता है और जो उसकी विकास की गति है बहुत अच्छी है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक जो है अपने भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनेगा और एक अच्छे पद पर जो है बच्चा पहुंचेगा। ये जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की। ये सिद्धांत है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये सिद्धांत जो है बताता है जो प्राणी का विकास है लंबवत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, एक राउंड शेप में होता है। तो ये बताता है कि सिद्धांत इस गति से विकास होने पर जो विकास का सुदृढ़ीकरण है वो होता चला जाता है। वह एक ही गति में सीधे चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व अवस्था बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। दोस्तों, ये सिद्धांत बताता है कि जो विकास की गति होती है वो एक दिशा में एक साथ तेजी से नहीं होती। बच्चा जब धीमे आगे तेजी से बढ़ता है तो क्या होता है, वो एक समय जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस अवस्था को परिपक्व कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। पहले सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। मतलब एक निश्चित क्रम में लगातार बच्चा कॉन्टिन्यूस आगे नहीं बढ़ता है। ये इसको एक चक्रीय परिवर्तन के रूप में ले सकते हैं। मतलब बच्चा पहले पीछे हटेगा, थोड़ा सा उन चीज़ों को सीखेगा, मैच्योर होगा, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर वो जो चीज़ें वो ग्रहण कर रहा है उन चीज़ों को सीखता है अच्छे से, वहाँ कुछ देर रुकता है, उन चीज़ों को अच्छे से परिपक्व करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये वर्तुलाकार का होता है, एक राउंड शेप में चलता है और ये धीमे धीमे इस प्रकार बच्चा जो है अपनी गति को आगे बढ़ाता जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिद्धांत जो बता रहा है ये क्या है कि एक ही जो गति होती है बढ़ने की, विकास की गति है, उसको सिद्धांत नहीं अपनाता, बल्कि क्या करता है, ये पहले पीछे हटता है, अपने विकास की जो अवस्था है उसको परिपक्व करता है, उसको मैच्योर करता है। जब उसे लगता है कि उस लेवल पर उसकी जो चीज़ सीख रहा है वो मैच्योर हो गई है, उसके बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तेज़ी से आगे मतलब उस गति से आगे जाता है, फिर वो फिर रुकता है और फिर जो है उस चीज़ को मैच्योर करता है। उसी प्रकार वो धीमे धीमे आगे विकास उसका कंटिन्यूस होता रहता है। ये जो है इस सिद्धांत के अनुसार है, जो है क्या है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। आगे देखते हैं हम जो हमारा अगला सिद्धांत और ये लास्ट सिद्धांत है हमारा विकास का, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको हम बोलते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जो सिद्धांत है ये बताता है कि एक ही आयु वर्ग के दो बालक और जो बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक, भाषा तथा संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर दो बालक हैं या दो बालिकाएं हैं या बालक या बालिकाएं हैं, अगर वो एक ही उम्र के हैं, तो देखिए जो उनका शारीरिक विकास होगा वो, या मानसिक हो वो, या संवेगात्मक या भाषात्मक विकास हो वो, सब क्या होता है, भिन्न होता है, वो एक सा नहीं होता। दो बच्चे अगर दो जुड़वा भाई बहन भी हैं तो ध्यान रखिएगा उनकी ग्रोथ में, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक हो या इमोशनल हो, वो सब क्या होती है, वो सब अलग अलग होती है। सब में थोड़ा ना कहीं भिन्नता होती है, वो एक से नहीं होते। इसलिए कहा जा सकता, ये सिद्धांत बताता है
यही सिद्धांत जो व्यक्तिगत भिन्नता को बताता है कि दो व्यक्ति संसार में एक से नहीं होते हैं और दोनों का विकास जो है, कोई भी संसार, पूरे संसार के अंदर ऐसे दो बच्चे या दो व्यक्ति नहीं है जिनका जो है विकास जो है, डेवलपमेंट हो, वो एक सा हो जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जुड़वा भाई बहन हो, भाई भाई हो या भाई बहन बहन हो, ये शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक जो वो भी सामाजिक विकास में भिन्नता रखते हैं, समाज में भिन्नता रखते हैं और उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर दो परिवार, एक परिवार में दो बच्चे भी हैं, चाहे वो एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही हम उम्र हैं, तो उनके जो भाषागत विकास है, सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, उसके अंदर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यही ये सिद्धांत बताता है। तो दोस्तों ये थे विकास के सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर अब भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं निश्चित तौर पर उसका समाधान करने का। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई शंका किसी भी सिद्धांत को लेकर हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपके उस शंका का मैं समाधान कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।